हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको ऐसी जानकारी देना चाह रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते होंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं जानते होंगे, लेकिन खासकर प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, खासकर बीपीएससी, यूपीएससी हो या एमपीपीएससी हो या जेपीएससी हो या छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग हो, तो कई लोगों की मन में आईएएस बनने की इच्छा रहती है, एक डीएम बनने की इच्छा रहती है। और क्या आप बीपीएससी या अन्य स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करके भी क्या आप आईएएस बन सकते हैं या डीएम बन सकते हैं? तो निश्चित रूप से बन सकते हैं। मैंने कई लोगों को देखा कि आईएएस का जैसे ही डेट निकल जाता है या आईएएस नहीं क्वालिफाई करते, बहुत निराश हो जाते हैं कि अब मैं डीएम नहीं बन सकता हूँ। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, आप बन सकते हैं। डीएम भी बन सकते हैं, बीपीएससी क्वालिफाई करके भी बन सकते। मतलब आप ऐसा नहीं कि आप एसडीएम सेलेक्ट हुए या एसडीसी में सेलेक्ट हुए तभी आप, अगर बीपीएससी से अगर योजना में भी सेलेक्ट हो गए, सहायक क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी या अन्य पदों पर, तो आप बन सकते हैं डीएम। उसके तरीके क्या हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। पहली चीज़ तो है, आपको बीपीएससी या यूपीएससी के लिए तो सारी प्रोसेस है कि आपको पीटी मेंस इंटरव्यू है जो कि आपको गुजरना पड़ेगा। आप सिलेक्शन होगी, आपकी आपकी ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद भी आप ऐसा नहीं कि आप डीएम नहीं बन सकते हैं और कितने लोग बने भी हैं। तो उसका पूरे तरीका देखते हैं। क्या पीसीएस अधिकारी, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, एक आईएएस के अधिकारी के लिए पदोन्नत हो सकता है? तो निजी क्षेत्र में मजबूत अवसरों के बावजूद प्रशासनिक सेवाओं की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आईएएस और पीसीएस पदों के लिए प्राप्त आवेदनों की बढ़ी हुई संख्या इस बात का प्रमाण है। आईएएस एक क्या है, एक अधिक प्रतिष्ठित पद है। यह काफ़ी स्पष्ट है। अधिकांश पीसीएस अधिकारी आईएएस रैंक में पदोन्नत होने के लिए तत्पर हैं। हालांकि पीसीएस आईएएस तक पदोन्नति काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। मतलब क्या है कि आप अगर पीसीएस अधिकारी हैं और आईएएस बनना चाहते हैं तो आप ये प्रमोशन से पा सकते हैं। मतलब आपको थोड़ा लंबी प्रक्रिया का मतलब आगे बताऊंगा कि कितना समय लगेगा, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। आईएएस के लिए आप जानते हैं कि परीक्षा 3 चरणों में होती है। उम्मीदवार को प्रारंभिक, मेंस और इंटरव्यू क्लियर करना होगा। यूपीएससी परीक्षा में एक अनिवार्य योग्यता परीक्षा शामिल है जो आवेदक के तर्क कौशल का मूल्यांकन करने में मदद करती है। पीसीएस भी परीक्षा आप देते हैं, चाहे बीपीएससी देते हों, चाहे जेपीएससी या यूपीपीएससी, तो ये परीक्षा कुछ हद तक है जो कि जो यूपीएससी है उसके समान होती है। स्टैंडर्ड भले ही क्वेश्चन की थोड़ी उस यूपीएससी की अपेक्षा लो रहती है। परीक्षा 3 राउंड में आयोजित इसमें भी किया जाता है, लेकिन वे वैचारिक क्षमताओं की तुलना अधिक तथ्यात्मक होते हैं। उन्हें सी सेट की परीक्षा के लिए उपस्थित होना पड़ सकता है या नहीं भी, कहीं कहीं स्टेट में नहीं भी है सी सेट, जैसे बिहार में नहीं है। उसके बाद क्या है, एक पीसीएस अधिकारी कैसे है जो कि एक आईएएस अधिकारी बनता है? आईएएस अधिकारियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन वे राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं। राज्य सरकार के पास उन्हें निलंबित करने और स्थानांतरित करने का पूरा अधिकार है। मतलब क्या होता है कि जब भी आप देखते होंगे डीएम बनते हैं, आईएएस कंप्लीट हो, तो एक कैडर बांटा जाता है और जो भारत के राज्य हैं उसके कैडर बांटे जाते हैं। कैडर हो जो कि कई जो उसके ये है उसके तरीके हैं। तो राज्य सरकार को क्या है, उन्हें निलंबित भी करने और स्थानांतरित मतलब ट्रांसफ़र करने का भी अधिकार है। जबकि केंद्र सरकार विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति को उन्हें समाप्त करने का मतलब उनकी सेवा कौन समाप्त कर सकता है, तो राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। आईएएस अधिकारियों को देश भर में समान वेतन पाने के लिए नियुक्त किया जाता है, जबकि पीसीएस अधिकारियों को राज्य सरकार के अनुसार भुगतान किया जाता है। मतलब क्या है कि आपको आईएएस का वेतन अगर उन पर आरोप नहीं लगा है तो सभी जगह समान ही मिलेंगे, लेकिन पीसीएस अधिकारियों के वेतन में अंतर रहता है। हर स्टेट के अपने अपने वेतन के तरीके हैं देने के। तो ये हो गया, जबकि पीसीएस के अधिकारियों को राज्य सरकार के अनुसार भुगतान किया। एक आईएएस अधिकारी पूरे देश में कहीं भी स्थानांतरित हो सकता है, लेकिन एक पीसीएस अधिकारी एक ही राज्य में लेकिन विभिन्न विभागों में स्थानांतरित हो सकता है। जैसे कि आप बन गए एसडीएम या अनुमंडल अपर अनुमंडल पदाधिकारी अब बनाया जाता है, डायरेक्ट एसडीएम तो अभी भी नहीं बनाया जा रहा। तो जब आप कंप्लीट करते हैं, ट्रेनिंग पूरी होती है, तो आप एसटीसी बनते हैं या सहायक क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी बने या अन्य विभागों में गए, वित्त सेवा में गए, तो ऊपर भी आप आईएएस, मान लीजिए कि आपको कमर्शियल
टैक्स में जो ऑफिसर हैं वो भी आप बन गए तो भी आप आईएएस बन सकते हैं। तो एक आईएएस अधिकारी पूरे देश में कहीं भी, और इनका जो पीसीएस अधिकारी का क्या होगा, ये सिर्फ राज्य में, चाहे बिहार के तो बिहार में ही ट्रांसफ़र हो सकता है। आईएएस और पीसीएस के बीच अंतर निर्णायक शक्तियों, जिम्मेदारी और सुविधाओं में है। सुविधाओं में भी आप जानते हैं कि आईएएस और पीसीएस में जो कि अक्सर है जो कि अनबन होते रहती है, आप अखबारों में भी पढ़ते रहते हैं। उसके बाद है आईएएस अधिकारी के रूप में पदोन्नत होने के लिए पीसीएस अधिकारी को विभिन्न पदोन्नतियों से गुजरना पड़ता है। यदि आप यूपीपीसीएस के तहत या बीपीएससी के तहत हैं तो शुरुआती पोस्ट यानी ये एसडीएम यानी लेवल 10 की होगी अगर आप यूपीपीसी, और उसमें आईएएस अधिकारी होने के लिए 5 प्रमोशन होंगे। उन्हें स्तर 11, 12, 13, 13A, 14 में पदोन्नति प्राप्त करनी है। पदोन्नति प्रक्रिया क्या होती है, काफ़ी धीमी होती है, और एक आईएएस अधिकारी के रूप में पदोन्नत होने में 15 से 20 साल लगते हैं। मतलब क्या हो गया कि अगर आप बीपीएससी से सेलेक्ट हुए हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 साल लगेंगे, और लेकिन अगर आप एक डायरेक्ट आईएएस हैं तो आगे मैं बताऊंगा उसका कितने साल लगेंगे। तो पदोन्नति प्रक्रिया क्या है, काफ़ी धीमी है, 15 से 20 साल लगेंगे। जिन लोगों को 14 स्तर लेवल 14 जो 7वें वेतन आयोग में है, पदोन्नत करने के बाद आईएएस अधिकारी के रूप में पदोन्नत नहीं किया जाता है, उन्हें वेतन स्तर 15 दिया जाता है और उन्हें इरिस्टेड सुपरिटेंडेंट के रूप में जाना जाता है। मतलब क्या है कि आपको लेवल 14 तक का प्रमोशन होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए, लेवल 14 तक की आपकी अगर प्रमोशन हो गई है, चाहे आप पीपीएससी से भी हैं, तभी है जो कि आप जो कि आईएएस अधिकारी के एलिजिबल होंगे। उतना कम से कम है। हर राज्य की पदोन्नति की हालांकि अलग अलग अपनी प्रक्रिया है। कुछ राज्य सरकारों के अधीन अधिकारियों को अन्य राज्यों की तुलना में पदोन्नत होने में अधिक समय लगता है। मतलब क्या है कि कहीं हो सकता है कि 12 वर्ष में, कहीं 25 वर्ष में भी पदोन्नत नहीं मिल सकती है। तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में पदोन्नत होने में थोड़ा समय लगता है, जबकि बिहार जैसे राज्यों में लेवल 14 तक पहुंचने में 20 साल तक का समय लग सकता है। बिहार में अगर किसी पीसीएस अधिकारी को संयुक्त सेवा सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाता है तो वह एक आईएएस अधिकारी के रूप में पदोन्नत होने के लिए पात्र है। मतलब क्या है कि आपको पीसीएस अधिकारी हैं तो लेवल 14 तक आपको कम से कम पहुंचना होगा, और तभी है जो कि आप उसके एलिजिबल हो जाएंगे। और सिफारिश की कमी के कारण यदि उन्हें आईएएस के रैंक में पदोन्नत नहीं किया जाता तो उन्हें डीएम के लिए है जो कि एक संवाददाता मिलेगा। बहरहाल डीएम का पद क्या है, एक आईएएस अधिकारी के अधीन होता है। अब आगे जानते हैं एक आईएएस अधिकारी के रूप में पदोन्नति की प्रक्रिया। केंद्र सरकार की चर्चा के साथ राज्य सरकार आईएएस अधिकारियों के रूप में पदोन्नति पाने के लिए पीसीएस अधिकारियों की एक सूची प्रदान करती है। बैठक है जो कि जनरली जो क्या होता है, जनवरी के पहले दिन के अनुसार रिक्तियों से अधिक नहीं होना चाहिए। भर्ती नियम के 9 के अनुसार भर्ती केवल निर्दिष्ट और सीमित स्थान, उसके जो इतने जनरली ये देखा गया 70% जो है सीधी भर्ती होती है यूपीएससी में, और 30% प्रमोशनल होती है। भर्ती नियम 9 के अनुसार राज्य के अधिकारियों को जनवरी पहले दिन कोई अगर रिक्ति नहीं होने पर कोई समिति की बैठक मतलब नहीं होगी, मतलब सीट खाली होनी चाहिए, तभी है जो कि पात्रता और मापदंड के बारे में जानते हैं। आईएएस पदोन्नति के लिए पीसीएस नियुक्त करने के लिए कुछ मापदंड हैं। समिति है जो कि किसी अधिकारी के नाम का प्रस्ताव करने से इन मापदंडों को देखती है। कौन कौन से मापदंड है उसके बारे में जानेंगे। प्रशासक के पास है जो कि सेवा के समय उनके खिलाफ कोई भी आरोप पत्र नहीं होना चाहिए, आरोप नहीं लगा रहना। सीमित समिति को राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी को संदर्भित नहीं करना चाहिए जिनकी उम्र है जो कि जनवरी के पहले दिन से 54 से ऊपर हो जाए। बैठक आयोजित की जाए, मतलब 54 वर्ष से कम होनी चाहिए। अब मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, इनमें उन्हीं लोगों को सिलेक्शन होता है जो या तो उनके प्रमोशन जल्दी होते हैं या तो उनकी एज कम है। जिनकी एज अधिक, मान लीजिए कि आप 35 वर्ष में है जो कि आप बनते हैं, और प्रमोशनल है जो कि आपको 20 वर्ष 25 वर्ष लग गए आप, और मुश्किल है इतना आसान जो कर रहे हैं कि, और जो टॉप रैंक कर रहेंगे और एज कम है तो उनकी संभावनाएं हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। और जिनके एज काफ़ी हैं जनरली सिलेक्ट कितने पर होते हैं, 30 के ऊपर होते, थोड़ी कम समय। अब मान लीजिए कि कोई 24 वर्ष में सिलेक्ट हो गए, उनके 20 वर्ष में भी हो तो 44 में किए तो वो पास करते, क्योंकि पास करने के बाद भी है जो कि समय लगता है। तो क्या हो गया, 54 वर्ष से
अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक किसी अधिकारी ने नियुक्ति के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की हो तो नई सूची में शामिल नहीं किया। अगर उनकी इच्छा नहीं है तो नहीं शामिल किया जाएगा। समिति पूरी तरह से सूचीबद्ध करने से पहले अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड के माध्यम से की जाएगी, मतलब जो सर्विस बुक होता है उसके माध्यम। चयन प्रक्रिया, चयन समिति के सदस्य अधिकारियों को उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा और अनफिट के रूप में वर्गीकृत करते हैं। जब भी CR या PAR लिखाता है तो इन जो अच्छा है, अनफिट है, ये रहते हैं। वे अधिकारी के ऑफ और ऑन रिकॉर्ड दस्तावेजों का आकलन करते हैं। समिति के सदस्य अपनी सफलता और विफलता के लिए अपने सेवा रिकॉर्ड को अच्छी तरह से जांच करते हैं। यह सूची तैयार की गई है जिसमें पहले नाम के अधिकारियों की अनिवार्यता संख्या को बकाया के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे की श्रेणियों से तैयार किया गया, मतलब श्रेणी तैयार किया। वरिष्ठ अधिकारियों के नाम हमेशा सूची में पहले प्रस्तावित, मतलब सीनियर है उनका पहले रहेगा। अधिक कोई अधिकारी जिसका नाम सूची में प्रस्तावित है उसके खिलाफ कोई विभागीय या आपराधिक कार्यवाही लंबित है तो उसे अंतिम माना, मतलब किया जाएगा, लेकिन वो अंत में किया जाएगा जब वो ख़त्म होगी या बंद लिफाफा रहेगा। इसके अलावा यह कहा गया कि यदि किसी अधिकारी का नाम अंतिम रूप से चिन्हित किया गया तो केवल अगले वर्ष की सूची में शामिल होने का एक हिस्सा होना चाहिए। यदि अधिकारी सेवा के लिए उपयुक्त, मतलब इस साल तो नहीं होगी लेकिन अगले साल जो होगी उसमें आप आ सकते हैं। उसके बाद है सूची प्रदान करने के बाद राज्य सरकार को नियमन 5 को संदर्भित कर इसे आयोग को अग्रेसित करना होता है। UPSC को सूची के साथ राज्य सरकार को IAS अधिकारियों की सूची, उल्लेखित अधिकारियों के रिकॉर्ड को भेजना होगा और अधिकृत अधिकारियों को भेजना होगा। राज्य सरकार को सूची और दस्तावेजों की एक प्रति केंद्र सरकार को भी भेजनी होती है। केंद्र सरकार को तैयार सूची में अपनी प्रतिक्रिया भेजने की आवश्यकता होती है। सेवाओं में शामिल होने के लिए इच्छुक अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार के पास लोक कल्याण की चिंता में सूची में शामिल किसी भी नाम को नियुक्त करने के सभी अधिकार। ऐसा नहीं कि राज्य में मान लीजिए कि राज्य में 5 भेजे, वित्त सेवा से भेजे या जो प्रशासनिक सेवा है या योजना सेवा है तो 5 भेजे, तो ऐसा कहीं नहीं है कि जितनी सीटें रहेगी उनकी ये केंद्र सरकार को पावर की 5 में 3 दे या 1 दे या 1 भी नहीं दे। निष्कर्ष क्या, भारतीय प्रशासनिक सेवा और जो PCS होती है दोनों को सुचारू और परेशानी मुक्त शासन के लिए स्थापित किया गया। दोनों सेवाएं नागरिकों के एक सुरक्षित और बेहतर समाज बनाने में मदद करती है। यद्यपि एक IAS अधिकारी और एक PCS अधिकारी की शक्ति और कर्तव्य अलग अलग होते हैं, वे हमेशा लोक कल्याण के लिए काम करते हैं और समाज में बहुत सम्मानित स्थान प्राप्त करते हैं। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं इससे पहले बताऊं कि आप BPSC से कैसे SDM बन सकते हैं या SDM IAS में क्या अंतर है या PCS IAS में क्या अंतर, मैं इस तरह के वीडियो आपको लाऊंगा। और ये मेरा बताने का मकसद है कि आप अगर BPSC की तैयारी करते हैं और मन लगा कर करते हैं तो आप एक IAS भी बन सकते हैं BPSC कंप्लीट होने के बाद भी, या JPSC या अन्य लोक सेवा। तो इसी के साथ धन्यवाद।